गेट इनटू यूएस एंड हाउ डिड यू गेट इनटू एनवीडिया, पहले उसके बारे में थोड़ा बातचीत हो जाए। बेसिकली अंडरग्रैड के बाद मैंने काफ़ी टाइम सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया इंडिया में। क्या अभी जीआरई चालू हो चुका है फिर से या हाउ इज इट? जीआरई चालू हो चुका है, बट एट द सेम टाइम दैट इज व्हाट caught my attention. अभी how do you feel after learning this? And अब इसके लिए ऑफ कोर्स अपर मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दे हैव टू opportunity to evolve yourself. if अगर अपन लीन करते हैं सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, सिक्योर कोडिंग बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया कि मतलब always keep these things in mind कि चलो ये मिस्टेक्स तो अब हमसे नहीं कर सकते, अब से नहीं करेंगे, एटलीस्ट तो क्या करती है, पॉपअप देती है ब्राउजर में कि मतलब जो भी उस अलर्ट वैल्यू में टाइप किया गया हो। लेट्स सी इसका कैसे आउटपुट आता है। Hi Sayed, welcome to Code Brew Lounge. Let's Hey, today do Kamlesh. do a podcast in Hindi. आप यूएसए है and I'm from India, चेन्नई। अपना LinkedIn पे टच हुआ था and thank you for connecting with me and agreeing security coding practices में बात करेंगे। So बिल्कुल। thank you so much for that. So you are in NVIDIA. मेरे को बस ये जानना था कि how did you get into US and how did you get into NVIDIA? पहले उसके बारे में थोड़ा बातचीत हो जाए। ज़रूर। तो मेरा काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट ऐसे सिक्योरिटी साइड में रहा है, और मैं बेसिकली अंडरग्रैड के बाद मैंने काफ़ी टाइम सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया इंडिया में फॉर 1 ईयर इन टीसीएस, देन 3 साल पॉशमार्क में। कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम की बात है ये, एंड उस टाइम अपने पास टाइम रहता था थोड़ा पढ़ाई करने के लिए, तो आई जस्ट वेंट फॉर डूइंग मास्टर्स। तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, एंड देन आई फाइनली गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क, उसमें स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। फ्रॉम देयर आई गॉट इंटर्नशिप ऑफर एट एनवीडिया बैक इन समर 2022 में, जो कि मई से लेकर अगस्त के बीच का टाइम था, और उस इंटर्नशिप को ही मैंने फिर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट किया एनवीडिया में। अमेजिंग। तो मेरे को ये जानना था कि अभी आप यहाँ पर पोस्टमार्क में जब काम कर रहे थे एंड देन हाउ डिड यू यू नो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज इन यूएस? डू यू लाइक जीआरई किया था या व्हाट डिड यू डू? तो बैक व्हेन मैंने शुरू किया था देखना, तो इट वाज समवेयर अराउंड जनवरी। उस टाइम तक मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, जनवरी 2021 में। लाइक आईएलटीएस वगैरह कुछ कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दिया था। उस टाइम मैंने बस ऐसे देखना शुरू किया कि लाइक यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ले रही हैं इनटेक्स की नहीं ले रही हैं। एंड सरप्राइजिंगली एक्चुअली उन लोगों ने इनटेक स्टार्ट कर दिए थे फॉल 2021 के लिए, अगस्त सितंबर का सेशन रहता है। तो मैंने क्विकली देखा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देन आई फाउंड कि अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ उन लोगों ने जीआरई को ऑप्शनल कर दिया, ड्रॉप ही कर दिया कम्प्लीटली, बिकॉज कोविड में जीआरई जो लेने वाली ईटीएस जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड और लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जस्ट सेड कि आप आईएलटीएस टोफिल वगैरह दे दो, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम्स क्या है आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो मैंने फिर फ़ौरन लाइक विद इन स्पैन ऑफ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैंने आईएलटीएस की तैयारी करके दिया, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग। और बात ये थी कि मैं जिस टाइम से अप्लाई करना शुरू किया, विच वाज लाइक अर्ली फेबररी, वो उस टाइम से काफ़ी डेडलाइंस क्लोज आती जा रही थी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की फॉल इनटेक के लिए। तो मुझको यही था कि जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो मैं जल्दी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिए, रेज्यूमे प्रिपेयर किए, कुछ जगहों पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए था वो लिखा, उसको मतलब मल्टीपल टाइम्स रिव्यू किया, वो सब चीज़ें। एंड देन आई फाइनली अप्लाइड टू अ लॉट ऑफ दीज अराउंड अप्रैल एंड। जब इंडिया में उस टाइम कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, तब मुझे मतलब यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुए, और उसमें ही मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का एडमिट आया, लाइक इनविटेशन आया टू गेट एडमिटेड। फिर उसके बाद कुछ और प्रोसेसेस रहती हैं जिसमें लाइक यू फाइनली गेट इनटू द यूनिवर्सिटी कि हाँ आपका मतलब एडमिशन सक्सेसफुल है, वैसा वाला सीन। और फिर मैं अगस्त में मतलब यूएस आ गया।
क्या अभी जीआरई चालू हो चुका है फिर से, या हाउ इज इट? जीआरई चालू हो चुका है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी यूनिवर्सिटी अभी भी उस ऑप्शंस पे लगी हुई हैं कि जीआरई को ऑप्शनल कर दिया है उन्होंने, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी एनी मोर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। बट ये ज़रूर है कि आपको आईएलटीएस या टोफिल में से कोई एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एज देयर लाइक फर्स्ट लैंग्वेज। तो इस वजह से हमको आईएलटीएस से टोफिल देना पड़ता है, जस्ट फॉर द रीजंस कि आप क्योंकि ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, तो आपको समझ आना चाहिए। तो दे आर प्राइमरली स्टिकिंग टूवर्ड्स कि आप आईएलटीएस से टोफिल दो। If you know English, you can already go and apply. You might need to do some prep, but हाँ डेफिनेटली, लाइक मैंने ये चीज़ तो देखी है कि आइल्स की प्रिपरेशन, अगर इफ़ यू आर अवेयर ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू रीड इन इंग्लिश, तो आपके लिए आइल्स निकालना बहुत इजी हो जाता है। यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर कि भाई मेरे को हर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक और हर एक ग्रामर में चीज़ें पता होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू बी लाइक सुपर अवेयर ऑफ इट, बट आप बेसिक अगर आप इंग्लिश की बुक्स रीड कर पा रहे हो, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पा रहे हो किसी से भी, आइल्स एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि उसमें दे जज यू ऑन बेसिक थिंग्स कि आप मतलब सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, आप बेसिक कन्वर्सेशंस कर पा रहे हो कि नहीं, रीडिंग जैसे उसमें एक सेक्शन होता है रीडिंग के अंदर आप लाइक साइंटिफिक पेपर्स होते हैं उसमें, बहुत ऐसे जार्गन्स होते हैं जो कि लाइक नॉर्मली यू वुडेंट नो, पर आप क्या उसके बाद भी उसका कंटेक्स्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, इस तरीके से आपको जज किया जाता है। नाइस। आई थिंक दैट्स गुड, क्योंकि मैं भी जीआरई की तैयारी कर रहा था, एंड आई वाज हम्म। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ माय वर्क एंड जीआरई टुगेदर, हम्म। सो आई ड्रॉप द प्लान एंड आई स्टिक टू माय वर्क। सो आपने then you joined Maryland University, or how was it? Like, did they call हाँ you, or या how? तो मैंने मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में फॉल सेमेस्टर शुरू हुआ था अराउंड अगस्त 30 के आसपास 2021 में। और वहाँ से लाइक फर्स्ट सेमेस्टर उनका चला था अराउंड मिड दिसंबर। और उसमें मतलब वी हैड कपल ऑफ इनिशियल सिक्योरिटी कोर्सेज जो मैंडेटरी होते हैं लेना, वो लिए थे। और उसी में एक ये सब्जेक्ट भी था सिक्योर कोडिंग करके, जो मैंने लाइक लिया था। इट और वो बेसिकली एक आइडिया ही अपने आप में एक न्यू था, बिकॉज जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे ही वॉज फ्रॉम माइटर, एंड लॉट ऑफ पीपल इन सिक्योरिटी इंडस्ट्री नो कि माइटर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने काफ़ी कुछ सिक्योरिटी वाइज किया है। एंड इट वाज द फर्स्ट इटरेशन, तो पहली बार वो बेसिकली इस टाइप का कोर्स पढ़ा रहे थे। अभी तक उनका इंटरनली लाइक माइटर के इंटरनल उसमें पढ़ाया जाता था, बट देन ही एंडेड अप एक्चुअली टीचिंग इट एट यूनिवर्सिटी और पार्ट टाइम। उन्होंने काफ़ी पढ़ा एंड काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि लाइक अभी तक जितना मैंने 4 साल सॉफ्टवेयर लिखा है, कोड लिखा है, मैं बहुत मतलब सिक्योरिटी इश्यूज के साथ लिखा है। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब ऐसा कोड लिख रहा हूँ जिसके अंदर ऐसे इश्यूज भी आ सकती हैं। ऐसा मतलब सोच भी होनी चाहिए कि आपको सिक्योरिटी को भी दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा बोलते हैं कि इट्स एन आफ्टर थॉट। मतलब हमेशा जब सब कुछ एप्लीकेशन पूरी रेडी हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरी फॉलो हो गई, उसके बाद जाके सिक्योरिटी कहीं कोने में आता है कि अच्छा हाँ चलो अब देख लेते हैं। बट एक्चुअल में उसको शुरुआत से रहना चाहिए। तो वो बेसिकली हमको पूरे सब्जेक्ट में सिखाया गया है। That is what caught my attention कि you are in Nvidia, and security पे बहुत बात हो रही है अभी. How do you feel after learning this, and what was bad you were doing, and अभी क्या improvements है, is what I want to know first. जैसा जैसा अभी आपने बोला कि आपका प्राइमरी फोकस ये रहता है कि फीचर बिल्ड करना और उसको बस शिप करना, क्योंकि हमारी एक सेट डेडलाइन होती है, हमारे हायर मैनेजमेंट को मतलब रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से। तो ये कोर्स लेने के बाद मुझको ये तो रियलाइज़ हुआ कि इररिस्पेक्टिव डेडलाइंस कैसी हों, सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लिकेशंस इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि आपका अभी जो प्लेटफॉर्म पैसे कमा के दे रहा है आपको बिजनेस में, वही प्लेटफॉर्म कल को काम नहीं करेगा अगर आपने मतलब सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि पैरानॉइड हो जाए कि मतलब पूरा सिक्योरिटी पे ही फोकस डाल दिया। तो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि मतलब जब से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के शुरू से आप आ रहे हो कि जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रहा है, वो वाले रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज से ही
आप सिक्योरिटी को डालना शुरू कर दो कि किस पॉइंट पे आपको लगता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए आगे आने वाले प्रोडक्ट में। फिर जैसे जैसे आप डिज़ाइन आते हो, इम्प्लीमेंटेशन आते हो, टेस्टिंग आते हो, एंड फाइनली आप शिप करते हो। तो ये सब चीज़ें हर हर एक लैडर पे यू प्रीटी मच हैव टू गो इन एंड मेक श्योर कि सिक्योरिटी उधर फॉलो हो रही है किसी ना किसी तरीके से। तो उसके लिए आप किसी सिक्योरिटी पर्सनल को हमेशा इन्वॉल्व रख सकते हो। एंड उससे आपका प्रोडक्ट क्या है, बैलेंस में रहेगा हमेशा, कि वो कहीं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी पुश नहीं कर रहा है और कहीं मतलब एकदम इनसिक्योर भी नहीं जा रहा है कि मतलब आप जस्ट पुश करे जा रहे हो कोड चेंजेस। अब इसके लिए ऑफ कोर्स अपर मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दे हैव टू मेक श्योर कि डेडलाइंस वो इस तरीके की रखें जो कि डूएबल हों ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि आज बोला और कल चाहिए वाला सीन। Then how did you get into NVIDIA? तो फिर बेसिकली जैसे ही मैं मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा था, तो क्या होता है यहाँ पे अगले समर के लिए, जो कि मई से अगस्त का टाइम होता है अगले साल का, वो उसके लिए इंटर्नशिप्स अवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। और इंडिया से यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑन कैंपस रिक्रूटिंग नहीं होती है। यहाँ पे होते हैं करियर फेयर्स, विच मीन्स कि कंपनीज आपके कैंपस पे आएंगी उनके बारे में बताने के लिए। जो अब गूगल, मेटा, इन सब बड़ी कंपनीज को तो आप जानते हैं, हर कोई जानता है। बट देन जो स्टार्टअप्स हैं या कोई अभी मिड साइज कंपनीज हैं किसी स्पेसिफिक टाइप की इंडस्ट्री में, आपको नहीं पता होगा, तो करियर फेयर्स में आके वो बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ कुछ कंपनीज वहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी ले लेते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। एटलीस्ट मेरे टाइम में तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर था वो सीन। और स्पेशली कोविड चल रहा था, तो मैं तो इन पर्सन हम लोग का हुआ भी नहीं, सब ऑनलाइन था। तो मैंने उस टाइम काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया, उसमें एनवीडिया नहीं थी। एनवीडिया यहाँ पे क्या है, फिर आपको अलग से बाहर जाके खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक्डइन मैंने खोला, लिंक्डइन के अंदर फिल्टर किए अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरीके से। एंड देन उसमें काफ़ी सारी कंपनीज आई, उसमें काफ़ी सारी जगहों पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए। फाइनली एनवीडिया का मैंने, आई रिमेम्बर मैंने अप्लाई किया था समवेयर अराउंड दिसंबर 2021 में। और मुझको कॉल आया था अराउंड एंड ऑफ फेब्रुवरी कि मतलब हमको मतलब इंटरेस्ट है एंड दे वांट टू शेड्यूल अ कॉल विथ मी। तो फिर तब तक मेरा, उस टाइम तक मेरा एक स्टार्टअप में हुआ था, बट देन आई स्टिल वेंट फॉर एनवीडिया इज एनवीडिया, राइट? तो मतलब इरिस्पेक्टिव आप कहीं पे भी हो, जो भी स्पेशली जो गेम खेलता आ रहा है बचपन से, उसको ये पता होगा कि एनवीडिया कौन सी कंपनी है, कि भाई वो ग्राफिक कार्ड बनाती है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो फिर मैंने उनका उनका इंटरव्यू राउंड इस तरीके से था कि फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड था एंड सेकेंड राउंड वाज सॉर्ट ऑफ मैनेजरियल या कल्चरल राउंड। फर्स्ट राउंड के अंदर टेक्निकल जो हुआ था, अगर मैं उसमें थोड़ा और लाइक डीप में समझाऊं, तो उसके अंदर बेसिक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाली चीज़ें नहीं पूछी गई थी उसमें। वो ये फोकस, मेरे जो इंटरव्यूअर का ये फोकस था कि मुझको जो आता है वो कितना आता है, लाइक डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे थे वो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरा गिटहब खुलवाया, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिया, और बोला कि मतलब उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की, कि मतलब ये प्रोजेक्ट क्यों आया एग्जिस्टेंस में, क्या रीजंस थे इसके, और इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या करता है ये फाइनली। एंड देन उसके अंदर मतलब ऐसे 10-15 मिनट की उसके ऊपर डिस्कशन हुई। उससे उनको इतना समझ में आ गया कि आई कैन राइट कोड। अब फिर उन्होंने बोला कि अवेयरनेस कितनी है चीज़ों से। तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि कोई एक टॉपिक लो, कोई भी टेक्निकल टॉपिक जो रिसेंटली सीखा हो, और मुझको 5 मिनट में वो समझाओ। तो इससे वो अगेन सेम चीज़ देखना चाह रहे थे कि मतलब अवेयरनेस कितनी है उसकी। एंड थोड़े बहुत बेसिक सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह क्या होती है, थ्रेट इंटेलिजेंस, थ्रेट ऑप्स वगैरह ये सब, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। बेसिकली इट लास्टेड फॉर लाइक 45 मिनट्स। फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, एंड देन सेकंड जो था कल्चरल राउंड। उसके अंदर बेसिकली काफ़ी बिहेवियरल रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सिचुएशन अवेयर क्वेश्चन थे। एंड बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस इन लॉट ऑफ दैट, तो थोड़ा बहुत आंसर करने में इजी पड़ा।
बट दैट डजेंट मीन कि मतलब वो क्वेश्चंस कोई और आंसर नहीं कर पाएगा। इट्स जस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस कि आप किसी एक सिचुएशन में, आपको एक डेडलाइन है, आप कैसे हैंडल करोगे अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उस तरीके से। तो ऑल दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। हाँ, फिर फाइनली लाइक आई गॉट द ऑफर आई थिंक बाय मार्च एंड। So Nvidia में internship किया and then you got placed into Nvidia itself. How do you feel? अमेजिंग यार, द कंपनी इज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। मेटा गूगल से कंपेयर करोगे आप, दे हैव लाइक मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? और एनवीडिया के पास अभी सिर्फ 30,000 है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब सोच लो कि मतलब कितनी छोटे साइज में कंपनी है बट कितने मैसिव लेवल पे ऑपरेट कर रही है। क्योंकि अंदर का इनका जो वर्क करने का कल्चर है वो काफ़ी स्टार्टअप टाइप का है। इंडिविजुअल टीम्स जो हैं वो इस तरीके से ही काम करती हैं कि आपको जिस भी चीज़ पे काम करना है, हमारे सीईओ जो जेंसन वांग है, उनका यही बोलना रहता है कि मतलब डू योर लाइफ्स वर्क, जो भी मतलब पसंद आ रहा है वो करो, उसमें जिसमें और फेल हो रहा हो कोई बात नहीं, फिर से दूसरी चीज़ पे ट्राई करो। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी ओपननेस रही है। एंड वही सेम कल्चर मुझको मेरे मैनेजर, मेरे टीममेट्स वगैरह में भी दिखता है, जो कि मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है काम की, ऐसा भी नहीं है कि आपको 9 to 5 फिक्स आवर्स में करना है। एज लॉन्ग एज आप मतलब अपना काम कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। So it feels like amazing work culture and amazing opportunity to evolve yourself. If अगर अपन डील करते हैं secure coding practices के ऊपर, if you want to हाँ, share some light on that. श्योर। तो सिक्योर कोडिंग बेसिकली, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मतलब हम सिक्योरिटी को चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो इसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट प्रिंसिपल सिक्योरिटी के टर्म्स में, जिसका मीनिंग ये है कि सिक्योरिटी को लाइफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप लेफ्ट की तरफ लाते जाओ, विच इज़ एक लैडर होती है बेसिकली SDLC, राइट? लाइक आप रिक्वायरमेंट पे जाते हो, डिज़ाइन जाते हो, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड देन रिलीज। तो आप बेसिकली उसको लेफ्ट पे खिसकाते जाओ टॉप लेवल तक। एंड आप सिक्योरिटी को शुरू से इन्वॉल्व रखो कि रिक्वायरमेंट्स में भी रहे वो, और वहाँ से लेकर सीधा रिलीज तक रहे। स्पेसिफिकली बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो आप, इन्वायरमेंट देख रहे हो आप, जो बंदा कोड कर रहा है आप उसके कोड, जब उसने कोड ख़त्म कर लिया है तो आप उसका ओवरऑल पिक्चर देख रहे हो कि ये सब इन्वायरमेंट के बीच में क्या वो मतलब सिक्योर है कि नहीं है। एंड देन यू कम अप विथ ऑल दीज फाइंडिंग्स वगैरह जो आप इंफॉर्म करते हो डेवलपर को, और डेवलपर फिर उसको जाके वर्क करता है। और या फिर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि अफेक्ट ना करें एक्चुअल में, मतलब सिक्योरिटी फाइंडिंग जो हो वो एक्चुअल में अफेक्ट ना हो। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, ओवरऑल गोल यही रहता है कि सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट रहे, और हम एज अ सिक्योरिटी पर्सन एजुकेट कर पाएँ एक डेवलपर को कि जो भी वो कोड लिख रहा है या जो भी वो डेवऑप्स कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें वो सिक्योर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काफी जन बात करते हैं सिक्योरिटी होनी चाहिए और हर फेज में होना चाहिए। आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बेसिक्स ही होती है बट एज अ डेवलपर अपन चूक जाते हैं, लाइक आपने एग्जांपल्स के तौर से आप बता सकते हैं? बेसिक चीज़ें जो एज अ डेवलपर आप चुक जाते हैं। आप काफ़ी बार आप सोचते हैं कि यार मैं यूज़र से इनपुट जो ले रहा हूँ, उस मुझे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक तरीके का ही इनपुट मुझको देगा, कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में वो मुझको सिर्फ लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स ही लिख के देगा। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लोग लिटरली उसके अंदर, अगर मैं अटैकर हूँ या अगर मैं एडवर्सरी हूँ, मैं उसमें कुछ भी घुसाऊंगा, मैं यूनिकोड कैरेक्टर्स घुसाना शुरू कर दूंगा जो लिटरली शायद चांसेस हैं ब्रेक कर जाए आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि आपने कभी वो सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे मतलब एक डेवलपर सोच सकता है। और इसमें एक्चुअल में डेवलपर की भी शायद कोई गलती ना हो। दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो या तो वो बहुत प्रेशर में हो, या दूसरा वो अवेयर नहीं हो कि मतलब सिचुएशन क्या है। तो इस इन दोनों चीज़ों से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली टेक्स्ट इनपुट हो गया इज व्हाट यू से कि अभी सैनिटाइज करके लेना चाहिए। फिर SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उस हर फेज में सिक्योरिटी को नजर रखते हुए हमें स्टेप लेना चाहिए, वो हो गया। और क्या होल्स है जहाँ पर हमें सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है?
बहुत सारी जगह है, जैसे मैनेजमेंट को इसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट दिखाना ज़रूरी है कि दे नीड टू मेक श्योर कि आ, जो भी ये प्रोडक्ट का या फीचर का रिलीज है इज़ गोइंग थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस अगेन, जिसमें अगेन सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो। और दूसरा लाइक टाइमलाइंस जो हो वो एकदम हार्ड टाइमलाइंस ना हो, लाइक उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस हो कि मतलब बंदा काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो मतलब उसको रिजल्ट देना ही है, क्योंकि रिजल्ट देने के चक्कर में दैट पर्सन माइट मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक वो हो गया, एक ये भी हो गया कि आप आप जिस तरीके के डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हो, आपकी डेवॉप्स टीम या एसआरई टीम जो भी है वो जिस तरीके के डिप्लॉयमेंट्स कर रही है, उनको भी ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या वो इस चीज़ को अकाउंट में ले रहे हैं कि कितना लोड उनके सर्वर्स पे आ सकता है, क्या वो स्केलिंग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप की स्केलिंग को अकाउंट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे मतलब हर हर तरीके के बंदे का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और ये जस्ट एक डेवलपर स्पेसिफिक नहीं है, ये मतलब थ्रू आउट, लाइक मैनेजमेंट हो गया, आपकी पूरी डेवलपमेंट टीम हो गई, आपकी पूरी डेवऑप्स सारी टीम हो गई, ये सब का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन सब जगहों पे मतलब एक कहीं ना किसी लेवल पे एक काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपके उस कोड की वजह से शायद किसी की जान भी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिpercussion है, क्योंकि यू माइट नॉट नो इट। जब आप कोड कर रहे हो आप सोच रहे हो कि क्या ये छोटा सा एक कंपोनेंट है, इससे क्या ही हो जाएगा, बट एट द एंड वो कंपोनेंट कहीं ना किसी या तो टूल या किसी प्रोसीजर में जाके यूज होगा। तो इट कुड एंड अप एक्चुअली थ्रेटनिंग समवंस लाइफ। तो आपको इस तरीके के रिpercussions ध्यान में रखने चाहिए। आप मतलब आप छोटी से छोटी मशीन ले लो, फ्रिज हुआ अपना, माइक्रोवेव हुआ अपना, कुछ भी ऐसी मशीन, अगर किसी ने सही कोड नहीं किया है तो चांसेस हैं कि मतलब आप कोई बंदा इन सब के अंदर जो भी चिप है वो उनको मॉडिफाई करके कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। एंड ये होता है क्योंकि हर चीज़ आजकल सॉफ्टवेयर रन कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल एक आइसोलेटेड मशीन है और जो कि मतलब उसमें कोई है ही नहीं कंप्यूटर। तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, मेक सेंस। मतलब हमें रिpercussions को ध्यान रखना होगा, एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि चलो ये श्योर, मिस्टेक्स तो अब हमसे नहीं कर सकते, अब से नहीं करेंगे, एटलीस्ट तो उसका डर। ज़रूर ज़रूर। तो मैं श्योर मैं एक एग्जांपल से शेयर करके बता सकता हूँ द एप्लीकेशन, उसके बाद मैं उसको कोड लेवल पे भी दिखा दूंगा। श्योर। सो अभी हम क्या कर रहे हैं इज हम आपका एक एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करके आप एग्जाम्पल के हिसाब से बताएंगे, राइट? या ओके। मैं आने वाले कंटेनर को पहले वो कर दूँ, नए को बना देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक सी शॉप प्रोजेक्ट ले रहे हैं और उसको हाँ, डॉकर बिल्ड करके वी आर सीइंग कि क्या टाइप ऑफ थ्रेट्स हो सकते हैं और उसको या कैसे फिक्स बेसिकली मेरे किया पास एक जाएगा। ये प्रोजेक्ट है जो बेसिकली मैं यूज़ करके मतलब दिखाऊंगा, थोड़ा शोकेस करूंगा कि क्या क्या सिचुएशन इसके अंदर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हम्म। एक बार ये जैसे बिल्ड हो जाता है ओके, इसको ओके कॉन्फ्लिक्टिंग नेम, एक सेकेंड मेरे को ये बस डिलीट करना पड़ेगा। डॉक्टर, okay, now we should be good. So, yeah. So now the application is running. अब मुझको बस एक ब्राउज़र विंडो चाहिए, which is yeah, okay. So मैं localhost पे, एक ये एप्लीकेशन अभी रन हो रही है नॉर्मल, कुछ नहीं इसमें मतलब खाने पीने के सामान की ऐसे ही बेसिक सी एप्लीकेशन है। तो हम्म। सबसे पहले चीज़ जो मैं डेमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ वो है डिनाइल ऑफ सर्विस।
डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि आप चाह रहे हो किसी वेब पेज या वेबसाइट को रीच करना। जैसे आप google.com फॉर एग्जांपल डालते हो, तो आप एक वेब पेज लोड होता है। अब क्या हो रहा है, डिनाइल ऑफ सर्विस का मीनिंग ये है कि जब आप google.com डाल रहे हो पर गूगल लोड नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या सीन हो सकता है? क्या गूगल का सर्वर डाउन है? और डाउन है तो क्या रीज़न की वजह से डाउन है? बहुत सारे हो सकते हैं, हम्म। इंटरनल मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, कुछ बग, एक्चुअल में बग आ गया है, इशू आ गया है, या किसी ने एक्चुअल में उनके सर्वर्स को इस तरीके से अटैक किया कि अब कोई और रिक्वेस्ट जा ही नहीं पा रही उनके सर्वर्स तक। तो उन्होंने फ्लड कर दिया, बेसिकली बाढ़ लगा दी पूरे रिक्वेस्ट्स की। और इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजी कि मतलब अब सर्वर हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। तो उसे बोलते हैं हम डिनाइल ऑफ सर्विस की। अब मतलब जो जेन्युइन बंदा है, जैसे आप और मैं हुए, हम जा रहे हैं कि हम उस साइट को एक्सेस करें, पर वो हो ही नहीं पा रही है, तो रेगुलर यूज़र के लिए वो यूजेबल नहीं है। तो ये अटैकर्स कर सकते हैं खुद से। तो उसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। रेगुलर उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये जैसे ब्राउज पेज पे यहाँ पे एक सर्च वो है, तो यहाँ पे आप जैसे कुछ भी अभी सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा रिस्पॉन्स में कि ठीक है ये प्रोडक्ट है। बट देन मैं अगर इसको लंबा चौड़ा, एक लंबी चौड़ी ए की स्ट्रिंग, मतलब ये कुछ होंगे 100 कैरेक्टर्स के आसपास, और आखिरी में एक एक्सक्लेमेशन मार्क दूं, तो और इसको अब मैं सर्च करूं, तो आप देखोगे कि अब ये मतलब कुछ सर्च कर नहीं पा रहा है। और अगर मैं इसका स्पेसिफिकली एक्टिविटी मॉनिटर भी देखते हैं, जिसमें ये प्रोसेसेस दिखाता है, तो ये पूरा भी 100% के ऊपर सीपीयू यूटिलाइजेशन चला गया है, जो भी मतलब अवेलेबल डॉकर कंटेनर में मैक्सिमम था। तो ये चीज़ दिखाती है कि मतलब हर कुछ इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मत करो। जो रेगुलर, स्पेशली रेगुलर एक्सप्रेशंस, मेक श्योर करो जो आप जिस चीज़ के लिए इंटेंडेड है वो रेगुलर एक्सप्रेशन आप वो मतलब एक्सप्लिसिटली उसके लिए लिख रहे हो। और चलो मे बी ये चांसेस हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो था ये शायद लेजिटिमेट था, वैलिड था, मुझको यही यूज़ करना था। तो फिर मैं कैसे इसको बाईपास कर सकता हूँ, कि मैं कैसे इसको फिक्स कर सकता हूँ कोड लेवल पे? तो उसके लिए हम जाएंगे अपने कोड में वापस। तो ये एक्चुअली जो पेज था वो प्रोडक्ट कंट्रोलर वाले पे .cs वाली फाइल से लोड हो रहा था। स्पेसिफिकली ये सर्च मेथड था, हम क्योंकि सर्च कर रहे थे। और उसमें ये कोड है जिसमें एक regex यूज़ किया और regex के थ्रू मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन तो सॉर्ट ऑफ नॉर्मली दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट इसको हम्म। सिक्योरिटी के टर्म्स में बोलते हैं बैड रेगुलर एक्सप्रेशंस और इविल रेजेक्स। क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा, बट ये एक इशू क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो क्या होता है कि रेजेक्स का एक तरीके का काम करने का होता है, और उसमें एक प्रोसेस होता है कि वो बार बार पीछे वाले कैरेक्टर्स को आगे वाले के थ्रू कंपेयर करता रहता है, और ये साइकिल लूप होता रहता है। तो कैरेक्टर मैच करने की पूरे टाइम कोशिश करता रहता है, जो हमने अभी इतने सारे एज और आखिरी में एक्सक्लेमेशन डाला। अब इसको फिक्स करने का तरीका कुछ नहीं, या तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज कर दो और कोई मतलब बेटर रेगुलर एक्सप्रेशन लाओ जिसको आपको पता है कि वो बाईपास नहीं हो पाएगा। या हम अगर अज्यूम कर लें कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन एकदम सही है, तो हम इसको ऑल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। वो ये है, जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा करना चाहिए, कि आप पहले तो ये ऑप्शंस वाले वैल्यू को नन कर दें। इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी यूज़ केस है। बट थर्ड ऑप्शन हमें ज़रूर चाहिए, जो कि है टाइम स्पैन। टाइम स्पैन क्या करता है, एक काउंटर दे देता है इस रेजेक्स वाले क्लास को, कि मतलब इतनी देर तक ही बस रेजेक्स रन करना, इससे ज़्यादा देर के लिए अगर चल रहा है तो उसको ब्रेक कर देना और एरर थ्रो कर देना। तो मैं यहाँ पे जैसे फ्रॉम सेकेंड्स डाल दे रहा हूँ 1.0। तो अभी अभी क्या हो गया है, अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये 1 सेकेंड मैक्सिमम काम करेगा। अगर 1 सेकेंड से भी ज़्यादा ले रहा है तो ये बेसिकली नहीं वर्क करेगा। अम, तो ये बेसिकली इसका एक कोड लेवल पे फिक्स है। नाइस नाइस नाइस। सुपर मैन। सो हमने अभी रेगुलर एक्सेप्शन सिक्योरिटी फिक्स किया है बेसिकली। तो
जब आपका वेब पेज लोड हो रहा होता है उसमें बहुत सारी जावास्क्रिप्ट होती है। जब आप इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लोड हो रही हैं, राइट? लाइक यहाँ पे इतने सारे। तो वो ये सब जावास्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं पेज को मोर लाइक इंटरेक्टिव बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एसिंक्रोनस कॉल्स करने के लिए। तो अब क्या होता है सीन कि जब आप किसी उस पे जाते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत इंटरेक्टिव एक रिप्लाई करने का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आप खुद से कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो अटैकर के दिमाग में एक उल्टी चीज़ आएगी, वो देख रहा है कि अच्छा इस पे जावास्क्रिप्ट एनेबल है, चलो मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ। मुझको मुझको जावास्क्रिप्ट बहुत खतरनाक नहीं आती है, तो मैं सिंपल एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के देखता हूँ कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो एक अलर्ट बेसिकली जो कमांड होती है वो क्या करती है, पॉपअप देती है ब्राउज़र में कि मतलब जो भी उस अलर्ट वैल्यू में टाइप किया गया हो। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अभी हेट्स मी, और मैं जस्ट ये चेक करने के लिए कर रहा हूँ कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब मैं सबमिट करूँगा। तो मुझको अगर ये चलेगा तो मुझको एक पॉपअप आना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, या फाइनली। 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 तो बेसिकली ये इशू है। अब मैं जितनी बार इस पेज को रिफ्रेश करूँगा उतनी बार आता रहेगा ये। तो अब ये क्या हुआ है, ये बैकएंड में सेव हो चुका है सर्वर के, मतलब जो भी आपने कहा जहाँ पे भी अपना डेटाबेस होस्ट किया हुआ है उस डेटाबेस में अब ये स्टोर हो चुका है। और जितनी बार ये पेज लोड होता रहेगा उतनी बार ये बेसिकली इशू आता रहेगा। अब इसको फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब कोड लेवल पे अगर मैं जाऊं तो हम इसकी पहले रूट कॉज देखेंगे कि कहाँ से हो रहा है ये। तो ये मैं अभी हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल में, जो कि ब्लॉग के पेज में आता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे ये एक लाइन है एच टी एम एल डॉट रॉ। तो ये क्लाइंट साइड पे जब ये सी एस एच टी एम एल फाइल लोड होती है तो ये सीधा रॉ एलिमेंट्स को रेंडर कर रहा है। और ये एक्चुअल में अनसेफ है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के रिकमेंडेशंस भी देखोगे उनकी वेबसाइट पे जाके, तो वो भी बोलते हैं कि मतलब एच टी एम एल डॉट रॉ अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने के लिए। उसके बजाय आप मतलब इनके व्यू बैग या व्यूज़ यूज़ करो जो रेगुलर व्यूज़ हैं। बट देन ये फिक्स जो है ये क्लाइंट साइड है, और क्लाइंट साइड फिक्स डजेंट गारंटी कि ये फिक्स काम करेगा, क्योंकि वो सर्वर से तो डेटा स्टिल आ रहा है ना उस तरीके से। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ये जो इशू है ये आप सर्वर लेवल पे भी फिक्स करें। तो उसके मेक लिए सेंस। हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये रिप्लाई बटन है, ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड में क्योंकि हम जब भी रिस्पॉन्स का बटन दबाते हैं तो पोस्ट मेथड ट्रिगर होता है। तो उसमें रिप्लाई है। रिप्लाई के अंदर वो क्या कर रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसमें से वो जो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू थी वो कंटेंट्स में स्टोर हो रही है, जो भी कंटेंट्स थे। तो आप इसको या तो यहीं सैनिटाइज कर सकते हैं। आपको इसी एंटी एक्सेस लाइब्रेरीज आती हैं इसमें, आजकल ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ताकि जो भी कंटेंट स्टोर होने जा रहा है वो पहले से ही सैनिटाइज होके जाए। और या बट कभी कभी क्या होता है कि ये लाइब्रेरीज उसको कंटेंट को थोड़ा मैसअप कर देती हैं। तो आप नहीं चाहोगे कि आपके यूज़र्स जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं कुछ, वैलिड रिप्लाई कर रहे हैं कुछ, उनको रिस्पॉन्स जब अब वो पोस्ट होता है तो वो कुछ और ही दिख रहा है उनको। तो हमको काफ़ी बिजनेसेस को ऐसा नहीं चाहिए। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली जाएंगे दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जब इंडेक्स पेज लोड होता है, जो कि ये इंडेक्स कॉल से होता है, यहाँ पे हम एंट्रीज लाइक ब्लॉक गेट टॉप ब्लॉक एंट्रीज वाला मेथड है ये कॉल कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न करता है पूरी एंट्रीज जितनी भी थी। तो हम यहाँ पे उसको सैनिटाइज करके फिर व्यू में भेजें। तो ये एक और तरीका है। इसमें क्या आपका डेटा रिटेन रहेगा, और मतलब उस
इवन तो किसी ने स्क्रिप्ट टाइप किया होगा, कुछ भी टाइप किया होगा, वो वैसा का वैसे ही दिखेगा उनको। उसमें कोई मतलब जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी। ओके। सो सो बेसिकली इसमें जो भी डेटा आएगा वो सैनिटाइज होके आएगा, और जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगा, व्हाट इज इट? नहीं, जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र पे अनेबल्ड हो चलेगा, कोई उससे इशू नहीं होगा। अब जो किसी मलेशियस पर्सन ने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट जैसे मैंने टाइप करी थी उस तरीके से कुछ एंट्री भी कर दी है, तो भी वो रेंडर नहीं होगी, क्योंकि वो सैनिटाइज होके आएगी। बेसिकली वो सैनिटाइज से मेरा मीनिंग ये कि वो एनकोड कर देंगे। जो जैसे एंगल्ड ब्रैकेट्स हुए उनको एस्केप कर दिया उसने, अलर्ट हुआ उसको एस्केप कर दिया, या मतलब कुछ उसका एडजस्टमेंट कर दिया। बेसिकली आप स्क्रिप्ट टैग अगर हटा दोगे, एचटीएमएल का जो स्क्रिप्ट टैग होता है, तो वैसे भी वो मतलब काम करना बंद कर देगा, फिर वो एक रेगुलर स्ट्रिंग हो जाती है। तो यही बेसिकली सैनिटाइजेशन लाइब्रेरीज का काम होता है। सो आप बोल रहे हो सेव में सैनिटाइज ना करके, क्योंकि कोई कोई बिजनेस डजंट प्रेफर, आप हाँ गेट और इंडेक्स पे जो व्यू रेंडरर है उसमें हाँ आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। माय क्वेश्चन इज कि अलग कंपनी होती है, अलग पर्सन होता है जो रिव्यू, जो सिक्योरिटी रिव्यू करता है, अलग पर्सन होता है जो फीचर रिव्यू करता है, ऐसा होता है या? आई डोंट नो, हाँ तो लाइक आई फील कि नॉर्मली देयर इज नॉर्मली बिग हाँ, कंपनी नॉर्मली में हर ऐसा होता कंपनी होगा। में क्या होता है, हर कंपनी में क्या होता है, आपका नॉर्मल कोड रिव्यू होता है, राइट? लाइक आप पीयर कोड रिव्यू जिसको बोलते हैं, कि आप का कोई कलीग या आपका कोई मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, या कोई जो कोड आके आपके चेंजेस रिव्यू कर रहा है। पर सिक्योर कोड रिव्यू जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका उसके अंदर हम चेंजेस नहीं देखते, कि मतलब आपने गिटहब पे एक पुल रिक्वेस्ट बना के चेंजेस दे दिए, वो नहीं देखे जाते। उसमें क्या होता है, आप सिक्योरिटी पर्सन को एक कमिट हैश देते हो कि ये वाले कमिट हैश को चेकआउट करना है। वो पूरी की पूरी रिपॉजिटरी चेकआउट करेगा आपके वर्जन कंट्रोल से। सारे एसेट्स जितने भी होंगे उसमें, सारे जो भी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, वो उसको लेगा। पूरी एप्लीकेशन को एज अ होल देखेगा कि अच्छा चलो अब मैं बैठता हूँ और देखता हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से मतलब मैं अलग अलग लेवल्स ऑफ, इसमें 7 या 8 कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें आप जाते हो कि इनपुट्स पहले देख रहे हो, फिर अगर कहीं क्रिप्टो यूज़ हुआ है तो क्रिप्टो देख रहे हो। क्रिप्टो से मेरा मतलब है कि आपके पासवर्ड्स अगर कहीं आप स्टोर कर रहे हो, या कोई हैशिंग एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हो तो कौन सी यूज़ कर रहे हो। एंड देन ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सेशन आप अगर यूज़ कर रहे हो अपने लाइक परसिस्ट करने के लिए, आपको ऑब्वियसली यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रखना है, तो आप चाहोगे कि वो लॉग्ड इन रहे और एक्टिविटी करता रहे। देन आपका एरर हैंडलिंग कैसी है आपके कोड में, ये सब आपका पूरा जो है सिक्योरिटी पर्सन देखेगा। वो इस पूरे कंटेक्स्ट को साथ में लेके देखेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट अ पुल रिक्वेस्ट की मतलब ये चेंज था और बस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो जो पुल रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर इशू, सिक्योरिटी इशू इतना एविडेंट नहीं हो, क्योंकि वो पूरा कंटेक्स्ट ही नहीं संभाल रहा। मान के चलो आपने एक फंक्शन, छोटा सा फंक्शन चेंज किया, बट वो छोटा सा फंक्शन एक्चुअल में बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा था। उसका इम्प्लीकेशन, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन कुछ हो सकता है कि वो भाई रिसोर्स कंज्यूम कर रहा हो, क्या पता। तो इसलिए पूरा का पूरा एनालिसिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हर कंपनी में एक सिक्योरिटी बंदा अलग होता है, या एज अ कोड रिव्यूअर यू शुड नो बोथ द एस्पेक्ट्स? व्हाट इज योर, इफ इट इज अ स्मॉल कंपनी, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? तो आई वुड से सिक्योरिटी तो तब भी होनी चाहिए, बट अगेन आई ऑल्सो नो कि मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स के बाद इतनी फंडिंग नहीं होती कि दे कैन अफोर्ड लाइक अ सिक्योरिटी टीम। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे देते हैं जो सिक्योरिटी में काम करती हो। तो वो एक अच्छा तरीका है, वो आपके लिए, वो उन लोगों को बुला के आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम करवा सकते हैं, एंड रिव्यूज़ करवा सकते हैं बिफोर योर प्रोडक्ट्स गेट रिलीज। और धीरे धीरे करके आप अपने ही टीम की नॉलेज बिल्डिंग सेशंस भी करवा सकते हैं उन टीम्स के थ्रू की, मतलब ठीक है, आप कोड लिख रहे हो, आप कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अवेयर रहो कि मतलब किस, कौन सी चीज़ बुरी है, ताकि आप वो चीज़ को अवॉइड कर सको, या अगर वो चीज़ हो भी रही है तो उसको मिटिगेट कैसे कर सको आप। तो इन सब चीज़ों से अवेयर करने के लिए आपको डेफिनेटली एक सिक्योरिटी पर्सन चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी टीम भी एजुकेट करने की ज़रूरत है उनके थ्रू। मेक सेंस।
सुपर। आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे लिए सिक्योरिटी वाज ऑलवेज नॉट माय कप ऑफ नॉट माय रोल बट श्योर, या आई मीन इट्स टोटली फाइन और अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि सिक्योरिटी डोमेन में भी ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कि सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज एन आफ्टर थॉट। बोला ना, जब तक किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, कोई एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, तब तक सब बोलते हैं कि मतलब जैसा चल रहा है चलने दो वैसे टाइप से। बट देन वो एक टाइम की बात होती है जब आपका यूजर्स का डेटा या कुछ लॉस ऑफ लाइफ या कुछ मेजर इम्प्लीकेशन आ रहा है उस सिक्योरिटी इशू की वजह से, तब मतलब कंपनीज उस चीज़ पे स्टैंड लेना शुरू करती हैं। पर जब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है, राइट? अब आप प्रोएक्टिवली मतलब शुरू से ये शिफ्ट लेफ्ट प्रिंसिपल, सिक्योर बाय डिज़ाइन, ये सारे प्रिंसिपल्स यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन शुरू से सिक्योर कर सकते हो। एंड 100% सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ मिथ, कि आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब भाई मैंने सिक्योरिटी टीम को बुला लिया और सब कुछ कर लिया तो मेरी एप्लीकेशन 100% सिक्योर है। तो वो भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। बट एट द वेरी लीस्ट आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हो सिर्फ उनके इन्वॉल्वमेंट से। सो दैट्स ग्रेट। बट एज अ डेवलपर, अब मेरे को ये जानना होता है कि अब इसमें मैं अभी सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस करूंगा, मेरे को एज अ पर्क, व्हाट इज द पर्क, एज एज अ मॉनिटरी पर्क कैसा मिलता है मेरे को पर्क? ओके, सो लाइक इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू यू मीन, या। कि मतलब ठीक है, इनकम कैसी है, किस तरीके की मतलब। तो यस। एंट्री लेवल, यूएस में स्पेसिफिकली बोलूँ, अगर मतलब सिलिकॉन वैली की बात कर लें, तो एंट्री लेवल जॉब्स स्टार्ट समवेयर अराउंड लाइक 90 to 120 के यूएस डॉलर्स पर ईयर, जो कि बेस पे है। इसके ऊपर आपके जो भी स्टॉक्स वगैरह होंगे, टोटल कॉम्प तो और बड़ा फैक्टर होगा। बट दिस इज लाइक अ रेंज फ्रॉम लाइक 90 to 120 के, जिसके बीच में आपको मतलब सिक्योरिटी लोगों को मिल रहा है। और अगर आज अभी तो जैसे एआई बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट? तो अगर आप एआई के अंदर सिक्योरिटी पर्सन हो तो आप मतलब मान के चल, आप कहीं भी समवेयर अराउंड लाइक 140 150 का फिगर देख रहे हो। अमेजिंग। तो इसमें तो पर्क ही पर्क है एंड एंड एक्चुअली इसमें ज्यादा पर्क क्यों है, तो बहुत सारे लोग ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये हाँ। काफी एट टाइम बोरिंग हो सकता है, क्योंकि क्या हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क या बहुत सारे लाइब्रेरी इनबिल्ट वो चीजें लाते हैं, तो हम्म। काम बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल से फिगर आउट करने को मिलता है, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बट अगर ये पकड़ लिया तो आई थिंक इट्स अ गोल्ड माइन। डेफिनेटली। और प्योर सिक्योरिटी पर्सन जो होते हैं उनका भी थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि देन दे आर मोर फोकस्ड कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स करना या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, मतलब लोगों को हैक करके अंदर घुसने के तरीके निकालना एक अलग है। बट जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस साइबर सिक्योरिटी का, वहाँ पे एक मतलब आप एक ऐसी यूनिक फील्ड में जा रहे हो जो अभी बहुत रेयर है। मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत रेयरली लोगों को पता है, या बहुत रेयरली लोग इस पे काम कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई अगर आपके पास ये दोनों स्किल हैं तो कंपनीज आर रेडी टू पे हैंडसम अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लोकेटेड। नाइस, इंटरेस्टिंग। सो पर्क्स ही पर्क्स है यहाँ पर एंड बट डेफिनेटली। एक्चुअली इसके लिए अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो हमेशा लाइक कॉलेज जाके ही होगा, या ऐसा कोई कोर्स कर लिया लाइक यूडेमी और कुछ यूडासिटी कुछ से? कोर्सेज हैं, जैसे ओवास्प एक बहुत बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी ये सब चीज़ें प्रमोट करती है, ओपन वेब ऐप। उनकी मतलब उन ओवास्प क्या है, वो बेसिकली रिकमेंडेशंस देते हैं। माइटर, जैसे मैंने पहले बताया था, माइटर भी अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। माइटर तो सीवीई और सीडब्ल्यूई निकालती है, जो कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स एंड कॉमन वीकनेस एंड एन्यूमरेशन है। तो सीवीज जैसे होती हैं, सीवीज काफ़ी अवेयर करती हैं कि अच्छा आज सिस्को या गूगल में ऐसा इशू आया, और उन मतलब ये इशू था, और वो आप सीवी के डेटाबेस में कहीं भी जाके देख सकते हो। और यही सेम चीज़ सी डब्ल्यू ई मिटिगेट करता है, वो ये बता के कि लोअर लेवल पे क्या इशू है, कि मतलब क्या वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग था, क्या मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी हम बोलते हैं एज ए अटैक है। उसका एक्चुअल में लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो मतलब सी डब्ल्यू ई डिफाइन करता है, वो ये है कि इम्प्रॉपर रेंडरिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स।
तो ये उसका मतलब इंटरनल टर्म्स है। और ये साइट्स और ये जगहें कुछ ऐसी हैं जो आपको काफ़ी एजुकेट करती हैं कि इश्यूज अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। हम आज के 2024 पे हैं एंड स्टिल आप उनके डेटाबेसेस उठा के देखेंगे, सीवी के स्पेशली, अभी इस साल में ही कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज आ चुकी होंगी। तो इन सब जगहों से आप मतलब एजुकेट हो सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट खुद अपना उनका थ्रेट एनालिसिस टूल है, उनके उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिसके ऊपर लाइक उन्होंने सिक्योरिटी इन डेप्थ के बारे में बातें लिखी हुई हैं। और उनका खुद का एक सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी है जिसमें वो पूरा गो थ्रू करते हैं कि कैसे आपको डेवलप, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपर्स को भी अपना एक कस्टमर मानती है। तो वो चाहते हैं कि मतलब डेवलपर्स भी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करें। सुपर अमेजिंग। बट मेरे को ये जानना था कि ये सारी चीज जो आपने मेंशन किया, हम्म। माइटर का, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का, उसमें क्या एज ए डेवलपर मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है, एंड जिससे प्रूव होता है कि आई एम अ सर्टिफाइड सिक्योरिटी पर्सनल एंड नहीं, आई कैन इसके देन। इसके अंदर सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, बट अगर आप स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हो तो ISC2 है। ISC2 करवाता है सर्टिफाइड सिक्योर सॉफ्टवेयर, CSSLP, सिक्योर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोग्राम कुछ करके है वो। इट बेसिकली गोज थ्रू द होल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल और वहाँ कहाँ कहाँ सिक्योरिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे होना चाहिए। काफ़ी इंटेंस कोर्स है वो, बट इट्स अ वेरी गुड कोर्स। इट्स अ वेरी यूनिक कोर्स, क्योंकि उसके जैसा कोर्स बहुत रेयर है इंडस्ट्री में। अमेजिंग। तो ये ऑनलाइन है? हाँ, मतलब इसका आप बेसिकली आप पे करके इसका कोर्स वर्क पूरा ऑनलाइन, इसकी एक बुक भी आती है। वो बुक आपको भेजेंगे जब आप बेसिकली कोर्स परचेज करेंगे, एंड देन सर्टिफिकेशन उसके साथ में आपको देना, मतलब आपके ऊपर है आपको देना है नहीं देना है। बट हाँ, बेसिकली सर्टिफिकेशन भी उसके साथ में आता है, ISC2 सर्टिफाइड CSSLP। तो इसका सर्टिफिकेट आने के बाद आई कैन अप्लाई, इफ सपोज आई एम फ्रॉम इंडिया, आई कैन अप्लाई रिमोट जॉब्स एंड मेरा वैल्यू बढ़ जाता है काफी। डेफिनेटली आप डेव सेकऑप्स टाइप की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये दो मतलब कोर हैं आजकल जो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ लाइक एन अम्ब्रेला फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिक्योरिटी। उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, बट ये एक लाइक सिक्योर कोड रिव्यूज़ करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसका। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बेसिकली एजुकेट करना भी उसमें आता है कि आप मतलब अपने डेवलपर्स को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपर्स को ही कैसे एजुकेट करें। तो डेफिनेटली ये सर्टिफिकेशंस आपको हेल्प करेंगे इन सब जगहों पे अप्लाई करने के लिए। एंड डेव सेकऑप्स इज़ लाइक इमर्जिंग फील्ड, तो काफ़ी मतलब नहीं है अभी, तो मतलब जस्ट उसके बारे में डिस्कशंस ही चल रहे हैं। तो लिटरली इतनी नहीं चल रही है वो। तो डेफिनेटली उन पोजीशंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब चाहिए कंपनीज को ऐसा बंदा जो कि ना कि सिर्फ डेवऑप्स हो बट उसको सिक्योरिटी का भी आइडिया हो, तो इसलिए ये डेव सेकऑप्स पूरा वो है। मैनेज करता है। हाँ। Okay, cool. I think if you can send those links, जो भी आपने बताया था, श्योर। for certification, what I हम्म। can do is I can add in my description, and I can put out as a information out to the world कि ये चीजें करने से you can, as a developer, you can upscale yourself हाँ, in terms of security, and you can grow more. डेफिनेटली या। एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एनीवन जो भी इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाह रहा है। तो या। Yeah, that's amazing. Thank you. बहुत अमेजिंग सेशन था। बहुत सारे सिक्योरिटी के ऊपर ज्ञान मिला, एंड ज्ञान नहीं बट इनफैक्ट लाइक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी उतर के भी सॉ कि कैसे बेसिक चीजें करने से हम एटलीस्ट बेसिक सिक्योरिटी कोडिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट हम्म। कर सकते हैं, एंड उससे बेसिक चीजें तो कवर हो ही जाती है। सो दैट वाज रियली ग्रेट। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, आई वुड लाइक टू आंसर लाइक। बस यही अपने डेफिनेटली व्यूअर्स को रिकमेंड करें बेटर कोड लिखना और ऑब्वियसली ये लर्निंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी अवेयरनेस होना ही एक बहुत लाइक आजकल काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते कि
हम जो एप्लीकेशन या हम जो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में सिक्योर है कि नहीं। तो ये सब दिमाग में आती नहीं है चीज़ें लोगों के। तो उतना ही अगर आना शुरू हो जाए तो दैट्स अ स्टार्ट। और फिर वहाँ से मतलब एज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इन लोगों ने बिल पास किया है कि ये अब अपनी आम जनता को तक साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। क्योंकि वो नहीं चाह उनको समझ में आ गया है कि मतलब स्कैम्स हर जगह हो रहे हैं, फिश हर जगह हो रहे हैं, ऑल दीस लाइक सिक्योरिटी इश्यूज हर जगह हो रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अवेयर कराना कि रेगुलर लोग जिनको नहीं है इतना टेक्निकल नॉलेज उनको भी हम एजुकेट करें। तो इसी तरीके का हमें मतलब फोकस इंडिया में भी रखना चाहिए। और इंडिया क्या मतलब वर्ल्ड वाइड रखना चाहिए। क्योंकि आजकल इंटरनेट पे तो आप हर जगह हर चीज़ हर साइट एक्सेस कर सकते हो। आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है इंटरनेट पे, राइट। तो वो या एक मैं डेफिनेटली बोलूँगा आपके व्यूअर्स को कि एजुकेट होने की कोशिश करें जितना भी हो। आपको एक फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आपको बस गूगल सर्च करना है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज मजा आया ये सेशन करके, एंड दिस इज माय फर्स्ट जूम सेशन या एंड आई माय एंजॉयड फर्स्ट इट एज वेल। एंड माय फर्स्ट हिंदी सेशन विद यू। मैंने कभी हिंदी में बात नहीं किया है। वैसे मेरे को हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है, बट आई लिव इन चेन्नई एंड पीपल अराउंड मी टॉक इंग्लिश, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में करते हैं। बट मेरे को काफी फीडबैक मिला है कि इंग्लिश में तेरा जम नहीं रहा है, तो कुछ और ट्राई करके ओके। देख। तो मैंने आपके साथ हिंदी ट्राई किया, सो थैंक यू सो मच। या डेफिनेटली जो भी मतलब इजी पड़े समझाने को। लैंग्वेज तो और एक मीडियम है, जस्ट आपने आपको कन्वर्स और अपने आप को बताने का एक जरिया है बस वो। तो वो तो अब जिसको मतलब हिंदी में समझ में आ रहा है उसके लिए ये अच्छा है, जिसको इंग्लिश में आ रहा है उसके लिए वो अच्छा है। नहीं, एक वो भी होता है कि पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ यू। सो या। सो कोई लोग आपको हिंदी में बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, कोई लोग आपको इंग्लिश में बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। सो वो भी एक मैटर करता है फॉर अ पर्सन टू हुक अराउंड एंड सी यू। डेफिनेटली सही बात है। सो ओके, आई थिंक मजा आया। लेट्स सी इसका कैसे आउटपुट आता है। श्योर। ओके, थैंक यू सैयद। थैंक्स कमलेश।